सभी को नमस्कार। प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। आवाज़ आ रही है मेरी आप सभी तक? हाँ जी सर, आ रही है। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार। हेलो सर, वो मेरी क्वेरी रह गई एक, मेरे को आप बता रहे थे पार्क में। क्या चीज़? हेलो। आपने एक फोन किया था ना जब मैं पार्क में था, योगा क्लास अच्छा कर रहा अच्छा। था। वही ओके। क्वेरी मतलब कि हाँ उसमें हाँ रह गई हाँ, थी ना, ठीक आपने है। कहा था भेज ठीक ठीक वॉइस। ठीक, सही बात है। मेरे को भी ध्यान पे नहीं रहा। मैं सेशन के बाद एक बार फिर आपको कॉल करता हूँ और उसके बाद फिर मैं वॉइस भेज दूंगा। जी। ठीक है, चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से ब्लड रिपोर्ट्स को, ब्लड टेस्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने सीबीसी के कुछ मोटे मोटे पहलुओं को हमने समझने का प्रयास किया था। अभी उसमें जो मैंने आज लिंक में भेजा है, रेड ब्लड कंपोनेंट्स, मतलब यहाँ हम सिर्फ आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड सेल्स के बारे में ही नहीं बात करेंगे। जब आप देखोगे किसी का सीबीसी रिपोर्ट तो वहाँ ठीक है, सबसे पहले आरबीसी का काउंट आएगा, या फिर कई जगह पे डायरेक्ट आरबीसी नहीं लिख करके इरेथ्रोसाइट्स भी लिखा रहता है। देखिए, ब्लड के मेनली 3 पार्ट जो है, जो सॉलिड वाले हैं, रेड ब्लड सेल है, इसको इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। जो वाइट ब्लड सेल्स है उनको लिम्फोसाइट या ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, और जो प्लेटलेट्स हैं उनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। इसके अलावा जो प्लाज्मा वाला हिस्सा हो गया, जो लिक्विड वाला हो गया, कई जगह पे वहाँ पे भी सीरम लिखा हुआ रहता है। तो बस ये याद रखने वाले वर्ड है, ऐसा नहीं कि अगर कहीं प्लेटलेट्स की जगह थ्रोम्बोसाइट्स लिखा हुआ है तो हम कंफ्यूज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, कहीं कहीं टोटल आरबीसी काउंट लिखा रहेगा और कहीं कहीं टोटल इरेथ्रोसाइट काउंट लिखा रहेगा। ये जो टोटल आरबीसी जो काउंट हम लोग देखते हैं, नॉर्मली 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होना चाहिए। मतलब 1 एमएम लंबा, 1 एमएम चौड़ा और 1 एमएम गहरा, इतना अगर हम ब्लड लें तो उसके अंदर 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होना चाहिए। ये नॉर्मल रेंज है। अच्छा, अगर ये रेंज गड़बड़ हो गया तो कुछ ना कुछ तो हमें प्रॉब्लम होगा। अगर ये बढ़ गया तो इसको पॉलीस्थेमिया कहते हैं। पॉलीस्थेमिया, जैसे एनीमिया होता है ना, वैसे ही है पॉलीस्थेमिया। ध्यान रखिएगा, आरबीसी के बढ़ जाने से होता है पॉलीस्थेमिया और घट जाने से होता है एनीमिया। अभी दोनों क्या चीज़ है इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं कि खून के जो लाल वाले हिस्से में जितने भी कंपोनेंट हम लोग टेस्ट कराते हैं, जिसमें कि मान लीजिए आरबीसी है, हीमोग्लोबिन है, पीसी भी आता है, एमसी भी आता है, एमसीएच आता है, आरडीडब्ल्यू, ये सारी चीज़ें, इनके बढ़ने या घटने पे सेम इफेक्ट आएगा। मतलब चाहे आरबीसी हो चाहे हीमोग्लोबिन हो, अगर बढ़ जाएगा तो पॉलीस्थेमिया होगा, अगर घट जाएगा तो एनीमिया होगा। पीसीबी का भी वैसा ही है, अगर बढ़ जाएगा तो पॉलीस्थेमिया होगा, घट जाएगा तो एनीमिया होगा। मतलब आज हम लोग जितनी भी चीज़ों की बात करने वाले हैं, इसमें एक चीज़ तो फिक्स है कि कोई भी चीज़ अगर बढ़ गया तो पॉलीस्थेमिया हो जाएगा और घट गया तो एनीमिया हो जाएगा। अभी एनीमिया का मतलब आप लोग समझते होंगे, रक्त अल्पता, खून की कमी हो जाना, हम लोग आम भाषा में बोलते हैं खून की कमी हो जाना। लेकिन आप लोग को पता होगा कि एनीमिया में भी अलग अलग प्रकार है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो एक अलग तरह का एनीमिया होगा, अगर आरबीसी कम हो गया तो अलग तरह का एनीमिया होगा। हर एक का अलग अलग प्रकार है, उसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि आरबीसी जो है 4.5 से 5.5 मिलियन
पर क्यूबिक mm में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो पॉलीस्थेमिया हो जाएगा, अगर कम हो गया तो एनीमिया हो जाएगा। अब एक स्टेप आगे बात करते हैं और फिर लास्ट में बात भी करेंगे कि इस बढ़े हुए को या घटे हुए को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग अंत में डिस्कस करेंगे। आते हैं अगला जो आएगा सीबीसी के रिपोर्ट में, जो भी आप देखेंगे आरबीसी के बाद सेकंड नंबर पे आएगा हीमोग्लोबिन। अभी हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज 12 से लेके 16 तक माना जाता है, लेकिन ये कोई फिक्स ऐसा नहीं है। ये हर एक लैब के मशीनरी के हिसाब से ये जो काउंटिंग है अलग अलग हो सकता है हर एक लैब का। सॉरी, लेकिन जनरली हम लोग 12 से 16 मान के चलते हैं। मतलब क्या है कि 12 से लेके 14 तक के बीच में महिलाओं का होना चाहिए और पुरुषों का 13 से लेके 16 तक या 14 से 16 के बीच में होना चाहिए। हर एक मशीन की अलग अलग रीडिंग होती है, उसके हिसाब से है। तो ये हो गया हीमोग्लोबिन का रेंज। अगर हीमोग्लोबिन भी कम हो जाए या बढ़ जाए तो सेम आरबीसी की तरह प्रॉब्लम पॉलीस्थेमिया हो जाएगा बढ़ने पे, और घटने पे एनीमिया हो जाएगा। तो ये है हीमोग्लोबिन। अभी अपन लोग जब रिपोर्ट देखते हैं तो आरबीसी और हीमोग्लोबिन ये दो चीज़ तो समझ में आता है। इसके बाद वो पीसीबी एमसीबी क्या क्या रहता है, इसको थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। अब पीसीबी को हम लोग देखते हैं कि लिखा रहता है उसका फुल फॉर्म पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये तो हमें दिख जाता है। अच्छा, नॉर्मल रेंज भी इसका दिख जाएगा कि 37 से लेके 47, 37 से 47 तक होना चाहिए। लेकिन इससे पीसी भी मान लीजिए कम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, या पीसी भी बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए एक चीज समझिए, एक मानव शरीर के अंदर लगभग 5-5.5 लीटर ब्लड होता है। इसमें से 55 से लेके 60% तक सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा होता है, लिक्विड वाला पार्ट होता है। और 40 से 45% तक सॉलिड पार्ट होता है, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ही आते हैं। तो अब जो ये सॉलिड वाला पार्ट है, जो साइट्स है, इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, ये जो सॉलिड वाला पार्ट है इसमें 3 तरह की चीजें हैं। तो इन तीनों में से आरबीसी कितना परसेंट होना चाहिए, जो भी हमें सॉलिड वाला चीज मिला उन सॉलिड वाले चीजों में से आरबीसी कितना होना चाहिए, तो 37 से 47% आरबीसी होना चाहिए। मतलब नियर अबाउट सॉलिड मटेरियल का आधा 50% जो है वो आरबीसी होना चाहिए, और बाकी 50% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आएगा। तो ये पीसीबी का रीडिंग यही बताता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो सॉलिड पार्ट है उस सॉलिड पार्ट में जितना आरबीसी होना चाहिए उतना है या नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो यह भी आरबीसी के काउंटिंग को ही बताता है परसेंटेज में। सपोज 37% मिनिमम होना चाहिए, किसी का 35 है, इसका मतलब आरबीसी का परसेंटेज कम है, मतलब जितना आरबीसी होना चाहिए था उतना आरबीसी नहीं है। जब आरबीसी नहीं है तो सबसे पहला वाला में आ जाइए, आरबीसी घट गया है तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। तो वैसे ही पीसीबी भी अगर कम हो जाएगा तो एनीमिया होगा, और बढ़ जाएगा तो पॉलीस्थेमिया होगा। तो घटना बढ़ना लगभग लगभग सबका सेम ही है। अभी इसको घटने बढ़ने को हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे लास्ट में। बढ़ते हैं अभी चौथे पॉइंट पे अपना, इसको कहते हैं एमसीवी। एमसीवी का मतलब भी आप लोग देखते होंगे, लिखा रहता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। अब ये तो पढ़ के हमें नहीं समझ में आया कि इसका मतलब क्या हुआ, मीन कॉर्पस्कुलम वॉल्यूम।
नॉर्मल रेंज देख लिया हमने, 80 to 96 होना चाहिए, 80 से 96 होना चाहिए। लेकिन ये है क्या एमसीवी आखिर? ये जो बता रहा है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे ब्लड में आरबीसी की जो उसका वॉल्यूम होता है, देखो पीसीबी में हमने क्या देखा, काउंटिंग, संख्या कम या ज्यादा तो नहीं है। एमसीवी में हम देखते हैं उस एक आरबीसी का वॉल्यूम और उसका साइज। अगर उसके साइज में चेंजेज आ गया है, एक नाम सुना होगा आपने, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, उसका अगर टेस्ट किया जाए तो सिकल सेल एनीमिया की पहचान ये एमसीवी से ही होती है। इसमें क्या है, आरबीसी का आकार जो है वो बिगड़ जाता है। आरबीसी होता है एक प्लेट की तरह, एक प्लेट है तो उसके अंदर हम लोग कुछ भी, जैसे पिछले सेशन में मैंने बताया था कि समझ लो कि हमारा आरबीसी है एक प्लेट की तरह है और उसके अंदर शहद रखा हुआ है, मतलब वो हीमोग्लोबिन जो है वो शहद की तरह है। तो आप सपोज करके देखिए, अगर वो प्लेट की शेप में ना रह के पूरा एकदम प्लेन हो जाए मिरर की तरह, तो क्या वो शहद उसमें रह पाएगा? वो बह के किसी एक साइड से गिरने लगेगा। मतलब उस प्लेट में अब शहद की कमी हो जाएगी, मतलब उस आरबीसी में अब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसमें आरबीसी कम है, ऐसा भी नहीं है कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम है। उसके अंदर दिक्कत क्या है, वो आरबीसी का जो साइज है ना, आकृति आकार जो है वो बिगड़ गया है, जिसके कारण वो हीमोग्लोबिन उसके अंदर सेट नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज एमसीबी में समझ में आएगा। अगर आरबीसी के वॉल्यूम में कोई आरबीसी का वॉल्यूम अगर एमसीबी दिख रहा है कि बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। अगर कोई भी चीज का आयतन बढ़ गया, साइज में वो बड़ा हो गया, तो तुरंत ईएसआर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इन्फ्लामेशन हो गया। कोई भी चीज साइज में बड़ा होने का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन है। तो जैसे वो साइज से बड़ा हो गया, तो ये एमसीबी की रिपोर्ट में दिखेगा कि हाँ उसका साइज जो है, आरबीसी का संख्या तो उतना ही है जितना होना चाहिए, साढ़े 4.5 लाख 5.5 लाख मिलियन है, लेकिन उनका वॉल्यूम बढ़ गया है या फिर आकार में कुछ गड़बड़ आ गया है, चेंज आ गया है। तो ये चीज पता चलेगा एमसीवी में। अभी जैसे एमसीवी टेस्ट कराया हमने और उसमें पता चला कि आरबीसी का वॉल्यूम बढ़ गया है, तो ऐसा रिपोर्ट में नहीं लिखा रहेगा कि आरबीसी वॉल्यूम इंक्रीज्ड या फिर वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इंक्रीज्ड, ऐसा नहीं लिखा रहेगा। अगर साइज बड़ा हो गया है, ध्यान से सुनिए, अगर साइज बड़ा हो गया है तो लिखा रहेगा मैक्रोसाइट। ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, अगर साइज बड़ा हो गया है तो मैक्रोसाइट, मैक्रो MACRO, मैक्रो, मैक्रोसाइट, साइट मतलब सेल, मैक्रो मतलब बड़ा हो जाना, जो सेल है वो बड़ा हो गया है तो लिखा रहेगा मैक्रोसाइट। और अगर उसका वॉल्यूम जरूरत से कम हो गया है तो छोटा हो जाना, छोटे को कहते हैं माइक्रो। ये वर्ड याद रखिएगा, बड़ा मतलब मैक्रो, छोटा मतलब माइक्रो। तो अगर वॉल्यूम बढ़ गया है तो लिखा रहेगा मैक्रोसाइट, और अगर वॉल्यूम कम हो गया है तो लिखा रहेगा माइक्रोसाइट। और मैक्रो या माइक्रो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ रीडिंग में दिया है कि 80 से 96 के बीच में होना चाहिए। वो 80 से कम हो गया तो समझ जाइए आरबीसी का जो शेप है, आकार जो है वो सिकुड़ गया है, या 96 से ऊपर हो गया तो इसका मतलब उसका जो आकार है वो फैल गया है। तो मेनली एमसीवी के द्वारा वॉल्यूम और शेप, ये दो चीजों का पता लगाया जाता है। किस चीज का वॉल्यूम और शेप? आरबीसी का। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद जो एक नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो भी, उसको कहते हैं MCH। अभी ये चीज ध्यान देने वाली बात है, कई बार सुनने के बाद, पढ़ने के बाद भी थोड़ा
कन्फ्यूजन रह जाता है। हम लोग अक्सर कई बार मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ये MCV और MCH इसके बीच में कई बार लोग गड़बड़ कर देते हैं। है दोनों एक ही तरह का चीज़, लेकिन MCV V का मतलब हो गया वॉल्यूम। तो हम लोग मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम देख रहे थे, और यहाँ पे जो H है MCH, इसका मतलब हो गया मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। मतलब यहाँ पे ये जो दिखा रहा है MCH में कि आरबीसी तो हमें समझ में आ गया, चलो आरबीसी का सब काउंट उंट सब ठीक है, काउंट भी ठीक है, वॉल्यूम भी ठीक है, उसका शेप भी ठीक है। अब ये MCH दिखाता है कि एक आरबीसी के ऊपर, आरबीसी तो एक प्लेट हो गया, तो हम कोई भी प्लेट में कुछ भी चीज़ देते हैं किसी को तो पूरा भर के लबालब 100% थोड़े भरते हैं। एक कप में चाय दे रहे हैं तो ऐसा थोड़ी देते थे कि बेचारा वो पीने के चक्कर में उसके कपड़ों पे गिर जाए। पूरा 100% तो कभी किसी चीज़ को फिल नहीं करते हैं, फिर भी एक मिनिमम उसका स्पेस होता है। MCH यही बताता है कि एक आरबीसी के ऊपर कम से कम 27 से लेकर के 33 पिकोग्राम। पिकोग्राम बहुत छोटा, ये जो हम लोग नैनो यूज़ करते हैं ना, नैनो से भी छोटा होता है पिको। तो हमारे हर आरबीसी के ऊपर, एक आरबीसी के ऊपर 27 से 33 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। फिर वही बात, अगर इससे कम हीमोग्लोबिन है तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है, तो एनीमिया हो सकता है। अगर हीमोग्लोबिन का जो मात्रा है 33 पिकोग्राम से 33 पिकोग्राम से अगर अधिक है तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन ज़्यादा है। हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो पॉलीस्थेमिया हो सकता है। जो मैंने पहले बताया कि देखिए रेड ब्लड सेल के अंदर जितने भी चीज़ आते हैं, घटने बढ़ने से बीमारी सेम होगा, हाँ उस बीमारी का प्रकार अलग अलग होगा। जैसे एनीमिया में ही किसी को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, किसी को परनेसियस एनीमिया हो सकता है, किसी को सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, अलग अलग प्रकार है, लेकिन होगा एनीमिया ही। और हमें प्रकार में नहीं उलझना है, चाहे किसी भी प्रकार का एनीमिया हो, हमारे लिए ट्रीटमेंट सबके लिए बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो ये MCH के बाद एक अंत में बचता है, ये भी समझ लेते हैं, जिसको लिखा रहता है RDW। अब ये RDW क्या चीज़ है और इसका क्या मतलब है? तो RDW का फुल फॉर्म होता है, R का मतलब हो गया आरबीसी, D का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, W का मतलब हो गया वाइड। वाइड मतलब फैला हुआ। आरबीसी डिस्ट्रीब्यूशन वाइड, ये नॉर्मल होना चाहिए 11 से 14%। अब इसमें होता क्या है, ये RDW में क्या देखा जाता है, आरबीसी की संख्या तथा आकार में कितना परिवर्तन हुआ, इस चीज को समझिए, संख्या और आकार में कितना। अच्छा, संख्या हम लोग कैसे पता लगाते थे आरबीसी का, या तो ऊपर देख लिए आरबीसी टोटल काउंट, या फिर पीसीबी में देख लिए। अभी सपोज आरबीसी की संख्या सही है और उसका आकार बढ़ा हुआ है, ये आरबीसी की संख्या सही है, आकार छोटा है, तो दोनों ही कंडीशन में प्रॉब्लम है। संख्या तो सेम है लेकिन आकार छोटा या बड़ा हो गया तो फिर से प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, आकार ठीक है, संख्या अगर कम अधिक हो गया तो भी दिक्कत आएगा। तो ये संख्या और आकार के परसेंटेज को दिखाता है RDW, कि कितना परसेंट परिवर्तन हुआ है। सपोज किसी का 3 महीने पहले CBC कराया गया था, उसमें RDW आया था 11, मतलब 11% उनका रेशियो है आकार का और संख्या का, तो ठीक है। फिर उनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, मान लीजिए वो इलाज करा रहे हैं या दवाइयाँ वगैरह कुछ भी खा रहे हैं, 3 महीने के बाद फिर CBC चेक किया गया, 3 महीने के बाद CBC चेक किया गया तो देखा गया कि 14, तो ये भी ठीक है। लेकिन ये 11 से बढ़ के 14 हो गया,
इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि 3 महीना बाद और टेस्ट कराएं तो ये 14 से बढ़ के 16 या 17 हो जाए। 14 तक के बीच में आ गया, दोनों का डिफरेंस तो ठीक है। अगर डिफरेंस उससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर गड़बड़ है। या तो 14 से ज़्यादा हो गया तो गड़बड़ है, 11 से कम भी हो गया तो गड़बड़ है। तो ये दो चीज़ों का प्रतिशत हिसाब, रेशियो निकाला जाता है। अब बात है कि सब में तो लगभग एक ही चीज़ हो रहा है, वही हीमोग्लोबिन का बढ़ना घटना, आरबीसी का बढ़ना घटना, संख्या में बढ़ना, आकार में बढ़ना, आयतन में बढ़ना, सब जगह तो हर जगह यही काम हो रहा है। तो रियली बात बताऊं तो मेरे को भी ये चीज़ नहीं समझ में आया कि इतना सारा चीज़ कराने का क्या ज़रूरत है। पैकेट सेल वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट मेरे को ये समझ में आया कि हाँ, इनमें से कोई भी चीज़ बढ़े तो पॉलीस्थेमिया हो सकता है, कोई भी चीज़ कम हो तो एनीमिया हो जाएगा। अभी ये एनीमिया के बारे में तो हम सभी को पता है, पॉलीस्थेमिया क्या होता है तो शायद पिछले सेशन में मैंने बताया भी था। पॉलीस्थेमिया का मतलब हो गया कि ब्लड के लाल वाला हिस्सा का कोई एक चीज़ बढ़ गया है, चाहे आरबीसी का संख्या बढ़ गया है, चाहे आकार बढ़ गया है, चाहे आयतन बढ़ गया है, चाहे हीमोग्लोबिन बढ़ गया है, कुछ भी बढ़ गया है तो पॉलीस्थेमिया हो गया। अब पॉलीस्थेमिया हो गया तो मेरे को होगा क्या, मेरे को डिहाइड्रेशन होने लगेगा, मेरे को प्यास बहुत लगेगी। और सबसे बड़ी बात कि हालांकि जितना प्यास लगेगा, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग बहुत देर से प्यासे हुए हैं, बहुत देर से पानी नहीं मिल रहा पीने को, और अचानक से मिला तो आधा लीटर की बोतल गटागट हमने पी ली। पी लेने के बाद क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट, 20 मिनट के बाद हम यूरिन पास करने के लिए जाएंगे, और जो हमने 500 ml पिया था उसमें से लगभग 280 से लेके 300 ml हम यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देंगे। या फिर बहुत गर्मियों का दिन है, आप बहुत कहीं गर्मी से आ रहे हैं और आपने आने के बाद आधा लीटर पानी पी लिया तो देखेंगे आप बहुत तेज़ी से स्वेटिंग होने लगेगा, पसीना आने लगेगा। मतलब हमने एक साथ जो इतना पानी पिया है वो ठीक है, हर सेल तक पहुंच गया। अब सेल तक पानी को ज़रूरत क्या था पहुंचने का, मतलब सेल में कुछ गंदगी जमा थी, उसको कैसे भी करके वहाँ से बाहर निकालना था। तो बाहर निकालने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए प्यास लगी थी तो हमने प्यास लगी पानी तो पी लिया। वो 20 मिनट के अंदर सारे एकदम सेल में पहुँच जाता है। 20 मिनट क्या, 15 मिनट लगता है। जब हम पेन किलर खाते हैं देखिएगा, तो पेन किलर खाते हैं मुँह में, वो गया हमारे स्टमक में, वहाँ से घुलने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और फिर वहाँ से एब्जॉर्ब होकर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है और फिर जहाँ पे दर्द है वहाँ पे जाके काम करता है। तो 15 से 20 मिनट के अंदर वो अपने टारगेट तक पहुँच जाता है। तो सेम ऐसा ही चीज़ है। तो अभी डिहाइड्रेशन में मतलब नॉर्मली हम लोग अगर ज़्यादा पानी पीते हैं तो यूरिन या पसीने के साथ बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर पॉलीस्थेमिया है, कोई सा भी चीज़ आरबीसी या हीमोग्लोबिन कुछ भी बढ़ा है तो पॉलीस्थेमिया है। पॉलीस्थेमिया के डिहाइड्रेशन ऐसा होता है कि आप चाहे कितना भी पानी पियो, मतलब एक हद तक ही पी सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि 2-4 लीटर पी जाएंगे एक ही बार में। आप जितना भी पानी पियो, लेकिन पेशाब और पसीना अपना नॉर्मल रेंज में ही आएगा। ये नहीं है कि डिहाइड्रेशन था तो फटाफट पानी पी ली और डिहाइड्रेशन ठीक हो गया और फिर वो अपना गए यूरिन के लिए, बहुत सारा पानी जो एक्स्ट्रा बचा था निकाल दिया, वैसा नहीं होगा। और एक चीज़, डिहाइड्रेशन होता है तो कभी कभी होता है। मान लीजिए मेरे को लूज मोशन हो गया तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। मान लीजिए मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गया तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। मान लीजिए मेरे बॉडी में कुछ फ्लूइड्स की कमी हो गई है तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। एसिड का लेवल बढ़ गया है तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये जो डिहाइड्रेशन होगा ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरे को ज़िंदगी भर लूज मोशन होते रहेगा। क्या 2 दिन 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स, फिर ठीक तो होगा। बट ये पॉलीस्थेमिया वाला डिहाइड्रेशन है, ये एक मतलब समझ लो कि एक सिम्टम बन गया है। ये हमेशा उसको वो डिहाइड्रेटेड ही रहेगा। मतलब वैसे इंसान के लिए पानी पहली पसंद होती है।
जैसे मेरे साथ भी होता है, मैं बिना पानी पिए 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकता हूँ। हाँ, घर में हूँ तो ठीक है, 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा, लेकिन हर आधे घंटे पे मेरे को पानी पीना ही पड़ता है। तो अगर इस तरह का कंडीशन है कि बार बार उनको प्यास लग रहा है, और ये 1-2 दिन से नहीं, कई हफ्तों से या कई महीनों से या कई वर्षों से, तो ये पॉलीस्थीमिया है। अब पॉलीस्थीमिया को हम ठीक कैसे करेंगे? तो पॉलीस्थीमिया जब भी होता है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत पहले मैंने बताया था कि हमारे ब्लड के अंदर जो सॉलिड पार्ट्स हैं ना, उसमें प्लेटलेट्स तो ठीक है, न्यूट्रल है, लेकिन ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है ना, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो कभी भी किसी को भी पॉलीस्थीमिया हुआ, इसका मतलब या तो आरबीसी या तो हीमोग्लोबिन, कोई सा भी चीज़ एक बढ़ गया। अच्छा, ब्लड का ये नियम है कि वो अपना वॉल्यूम मेंटेन रखता है, तो जाहिर सी बात है, खून के लाल वाले हिस्से में कुछ बढ़ जाएगा तो सफ़ेद वाला हिस्सा थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को किसी भी तरह का इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है अगर अपना ध्यान ना रखे तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर सिम्टम है। दूसरा चीज़ कि जिनको भी पॉलीस्थीमिया की प्रॉब्लम होगी, नॉर्मली डाइजेशन वगैरह सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन कभी कभी, जैसे हफ्ते में एक बार या 15 दिन 20 दिन में एक बार, उस बंदे के ब्लड में एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। मतलब 1-2 दिन के लिए, मतलब 20 दिन में कभी ऐसा हो सकता है 2 दिन के लिए उनके म्यूकस जीरो में बहुत पेन होगा, और म्यूकस जीरो में पेन होगा मतलब इसका कुछ सिम्टम भी आएगा, जैसे हो सकता है कि वो उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई। वो कह सकता है कि हमेशा मेरा पेट ठीक रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों 15-20 दिन में एक बार थोड़ा कब्ज जैसा हो जाता है। या एसिडोसिस से जुड़ा हुआ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है कि रोज़ तो मैं ठीक रहता था, अचानक से कल ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस से घर आ रहा था, घर आया, अचानक से मेरे को बेचैनी जैसी होने लगी, रेस्टलेसनेस होने लगा। इस तरह की चीज़ें बीच बीच में हो सकती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो कभी भी पॉलीस्थीमिया के पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनके अंदर सेरोटोनिन का लेवल भी कम हो जाता है, इसलिए इनको अच्छा नींद भी नहीं आएगा, गहरा नींद नहीं आएगा, पॉलीस्थीमिया हो जाएगा तो। इसलिए ट्रीटमेंट में आप लोग लिखते चलो, साथ साथ मैं बताता चलता हूँ। सबसे पहला ट्रीटमेंट देना है इनको 8 मेडुला मल्टीप्लाइड 3, पहला ये देना है। सेकंड में देना है ऑक्सीजन ट्रीटमेंट। थर्ड में देना है 2 पेन मल्टीप्लाइड 5, 6 नहीं 5, 2 पेन मल्टीप्लाइड 5। और चौथा ट्रीटमेंट देना है, लिख लीजिए, एसिड ट्रीटमेंट देना है, लेकिन उसमें 8 पेन की जगह 2 पेन रहेगा। 2 पेन लिख लो आप लोग, 2 पेन 3 गॉल 5 म्यूकस जीरो 3 एसिड 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो। अगर किसी को भी ऐसा आप डायग्नोस करते हो कि किसी को भी ये पॉलीस्थीमिया की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट ये है। हाँ, इसमें मैंने बताया कि कभी हो सकता है 10-15 दिन में बंदा कहे कि कल से मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। हाँ, तो ठीक है, कोई नहीं, आप एसिड ट्रीटमेंट देने के बाद लास्ट में लेफ़्ट साइड ट्रीटमेंट फार्मूला भी दे सकते हैं। या किसी को बहुत बेचैनी हो रही है तो एंजाइटी का ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। लेकिन ये जो चारों मैंने बताई, ये बेसिक ट्रीटमेंट है, ये देने ही देने हैं, ये पॉलीस्थीमिया में। अब आते हैं कम हो जाने की बात, कि अगर बंदे को एनीमिया हो गया है, तो एनीमिया हो गया मतलब आरबीसी या डब्ल्यूबीसी कम हो गया है,
तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन में 3 तरह की चीज़ें काम करती है। सबसे पहला काम करता है फॉलिक एसिड, दूसरा है विटामिन B12, तीसरा है आयरन। तो जिनको भी या तो आरबीसी या तो हीमोग्लोबिन डाउन है, कम है नॉर्मल रेंज से, तो समझ लेंगे कि इन तीनों में से कोई एक या दो या तीनों हो सकता है कम है। अभी अगर पॉसिबल हो तो इन तीनों का टेस्ट करवा लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट हाँ, साथ में ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये तीनों ही टेस्ट बहुत कॉस्टली होते हैं, मतलब नॉर्मल ब्लड टेस्ट जैसा नहीं है, ये थोड़े कॉस्टली होते हैं क्योंकि ये कौन से हैं, मिनरल्स है, विटामिन्स है, ठीक है। तो इनका थोड़ा कॉस्टली होता है, अगर करवा लेंगे तो ठीक है, और नहीं तो सबसे बढ़िया उपाय, देखिए किसी भी मिनरल्स को या विटामिन्स को पहला खतरा कहाँ पे होता है, जब हम खाना खा रहे हैं, उसमें हो सकता है फॉलिक एसिड भी है, विटामिन B12 भी है, आयरन भी है। पहला खतरा उसको होता है स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। पहला क्या, एकमात्र खतरा वहीं होता है। तो हमें उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो विटामिन या मिनरल को बचाना है। इसके लिए हम 3 गॉल 7 लीवर ये पॉइंट देते हैं। 3 गॉल 7 लीवर पहला, और फिर सेकंड में देंगे 1 गैस ओनली 6 पॉइंट वाला। ये जो दोनों सेट हम लोग देते हैं ये इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए देते हैं। अगर कोई भी विटामिन या कोई भी मिनरल स्टमक में जाके खत्म हो जा रहा है, वो इंटेस्टाइन तक पहुंच ही नहीं रहा, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि इंट्रिंसिक फैक्टर सही मात्रा में नहीं बन रहा है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए 3 गॉल 7 लीवर पहला ट्रीटमेंट, सेकंड है 1 गैस ओनली 6 पॉइंट वाला, ये देंगे तो इससे आयरन, मैग्नीशियम वगैरह जो भी ये बाकी चीज़ें हैं इनका काम हो जाएगा, जो मिनरल्स है। हाँ, विटामिन्स में 2 विटामिन है, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। इन दोनों के लिए हमें लार्ज फॉलिक ब्लैक ट्रीटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कुल मिला के कितने फॉर्मूले हो गए, 3। पहला है 3 गॉल 7 लीवर, दूसरा है 1 गैस ओनली 6 पॉइंट वाला, और थर्ड है लार्ज फॉलिक ब्लैक। ये किसी भी प्रकार का एनीमिया है तो इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये है ब्लड के रेड वाले हिस्से से जुड़े हुए सारे तथ्य। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे अब WBC मतलब व्हाइट वाला जो पार्ट है उससे जुड़ी हुई कुछ बातें। उम्मीद करता हूँ आज वाला सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी अभी के सेशन समय भी समाप्त ही होने वाला है लगभग। बाकी कुछ और पूछना चाहते हैं जी? लाल साहब जी अनम्यूट हो जाइए एक बार। नमस्कार सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताइए सर। सर जी, माइक्रोसाइटोसिस के लिए क्या करें? माइक्रोसाइटोसिस, देखिए हाँ जी, हाँ जी, ये अनीमिया में आता है ये भी जी। ये देखो माइक्रोसाइटोसिस का मतलब है कि वो जो सेल है वो छोटा साइज में छोटा हो गया है। हाँ जी, सिकुड़ गया है। देखो कोई भी चीज के लास्ट में, जैसे गुरुजी ने बताया था ना, ITIS लगा है तो इन्फ्लामेशन है, और SIS सिस लगा हुआ है तो समझ लो वहां पे स्टेनोसिस है, मतलब टाइटनेस, हार्ड हो जाना, ठीक है। तो जैसे माइक्रोसाइटोसिस है तो साइटो का मतलब हो गया सेल, वो सेल जो है किसी कारण से टाइट हो गया है, मतलब हार्ड हो गया है, और इसके कारण उसका साइज जो है वो छोटा हो गया। इसमें सबसे पहले तो आपको राइट साइड ट्रीटमेंट यूज करना पड़ेगा। कहीं भी सिस वाला चीज आ जाता है, किसी भी बीमारी के लास्ट में SIS आता है अगर, तो कोशिश करेगा सबसे पहले राइट साइड ट्रीटमेंट देने के लिए, अल्कलाइन को कम करने के लिए, या फिर दूसरा उपाय है एसिड को बढ़ाना है। तो एसिड को कैसे बढ़ाना है, तो उसके लिए UDF ट्रीटमेंट का प्रयोग करेंगे। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी सर, आचार्य जी। चलिए, ओके जी। आचार्य जी, ये 15 महीने का लड़का है। अच्छा, हाँ जी,
15 महीने का, मतलब इसको बाय बर्थ है डिसऑर्डर ये? हाँ जी। ओके, नहीं तो इसको फिर अभी कुछ ट्रीटमेंट नहीं दीजिए। इनका बच्चे का कुछ रिपोर्ट्स वगैरह है क्या आपके पास? हाँ है जी। वो एक बार मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, हाँ उसके जी। बाद मैं बताता हूँ। हाँ जी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हाँ जी। 5 साल से कम का कोई भी बच्चा या बच्ची है तो उसको नॉर्मल जैसे पेट के डाइजेशन के लिए या